नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगले 1 डेढ़ साल के अंदर ओसीडी की कौन सी दवाइयों को एफडीए से अप्रूवल मिल सकता है। जितनी भी दवाइयाँ ओसीडी को लेकर बन रही हैं या उन पर रिसर्च हो रहा है, क्या ऐसी संभावना है कि इन दवाइयों को एफडीए अगले 1-2 साल के अंदर अप्रूव कर सकता है, इस बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पहले मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी दवाइयां हैं जिनको कि ओसीडी के लिए एफडीए से अप्रूवल मिला हुआ है। फिर हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो अभी अप्रूवल के लिए पाइपलाइन में खड़ी हुई हैं। यूएसए के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एफडीए ने 5 दवाओं को ओसीडी के इलाज के लिए आज तक अप्रूवल दिया हुआ है। ये सारी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दवाइयां हैं, मतलब एसएसआरआई कैटेगरी की दवाइयां हैं। और एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दवा भी है जो कि ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन केमिकल के इम्बैलेंस को टारगेट करती हैं। तो ये 5 दवाइयां हैं: क्लोमिप्रामीन, फ्लुओक्सेटिन, सर्ट्रेलिन, पेरोक्सेटिन और फ्लुवोक्सामिन। सबसे पहले जो दवा अप्रूव की गई थी वो थी क्लोमिप्रामीन, जो कि एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। इसे दिसंबर 1989 दिसंबर में अप्रूवल मिला था ओसीडी के इलाज के लिए। ये सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोकती है और थोड़े बहुत इफेक्ट नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर पर भी डालती है। बच्चों और बड़ों को ये दी जा सकती है। बच्चों में ये 10 साल से बड़े बच्चों को और एडल्ट्स मतलब 18 से बड़ी उम्र के लोगों को दी जा सकती है। इसके जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें होता है नींद आना, मुंह सूखना और थोड़े बहुत हार्ट प्रॉब्लम्स के रिस्क होते हैं। दूसरी दवा है फ्लुओक्सेटिन, जो कि एसएसआरआई दवा है। इसको मार्च 1994 में, मार्च 1994 में अप्रूवल मिला था। इसको भी बच्चों और एडल्ट्स के लिए अप्रूवल मिला है। बच्चे जो कि 7 साल से बड़ी उम्र के हैं उनके लिए अप्रूवल मिला है। इसकी जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है वो काफ़ी फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। ये डिप्रेशन, बुलिमिया नर्वोसा और पैनिक डिसऑर्डर के लिए भी यूज़ की जाती है। तीसरी दवा है सर्ट्रेलिन। इसको मार्च 1996 मतलब 1996 में अप्रूवल किया गया था बच्चों और बड़ों के लिए। बच्चों में ये 6 साल से बड़ी उम्र के बच्चों में यूज़ की जा सकती है। ओसीडी के लिए बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ ही डिप्रेशन, पीटीएसडी और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। काफ़ी फ्लेक्सिबल डोसिंग होती है और ये बहुत अच्छे से बॉडी में टॉलरेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट आती है पेरोक्सेटिन। ये भी एसएसआरआई दवा है। इसको भी 1996 में दिसंबर में अप्रूवल मिला था। एडल्ट्स के लिए इसको सिर्फ अप्रूवल मिला है, पर इससे विड्रॉल सिम्टम्स का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। वेट गेन हो सकता है, जो कि दूसरी एसएसआरआई दवाओं से बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसको भी डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लुवोक्सामिन, जो कि दिसंबर 1994 में अप्रूव की गई थी। बच्चों और बड़ों के लिए अप्रूवल मिला है। बच्चों में 8 साल से बड़ी उम्र के बच्चों में अप्रूवल किया है इसको। ओसीडी डिप्रेशन में यूज़ हो सकती है। हायर डोजेज अक्सर चाहिए होती हैं ओसीडी के लिए। तो ये रही वो 5 दवाइयाँ जिनको एफडीए ने अप्रूवल दिया हुआ है ओसीडी के इलाज के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले करीब 30 साल में और कोई ऐसी नई दवा नहीं आई है अभी तक मार्केट में जिसको कि ओसीडी के लिए अप्रूवल मिला हो। इसके अलावा कुछ एंजाइटी की और कुछ एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ ओसीडी के इलाज में यूज़ की जाती हैं। ऑगमेंटेशन स्ट्रेटजी के तौर पे एडजंक्ट थेरेपी के लिए दी जाती हैं, जिससे कि एसएसआरआई का असर थोड़ा अच्छा हो जाए या पेशेंट्स को थोड़ा और रिलीफ मिल जाए। पर इनको एफडीए से अप्रूवल नहीं मिला है ओसीडी के इलाज के तौर पे। अब ये जो सारी दवाइयाँ हैं जो कि मैंने यहाँ बताई, ये सेरोटोनिन के केमिकल को टारगेट करती हैं। ब्रेन के अंदर एक सर्किट होता है जिसे कहते हैं कॉर्टिकोस्ट्राइटल थैलेमोकॉर्टिकल सीएसटीसी सर्किट। इस सर्किट के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है, मतलब सेरोटोनिन का जो डिसरेगुलेशन होता है, उसको टारगेट करती हैं ये दवाइयाँ। क्लोमिप्रामीन जो है वो थोड़ा अलग असर डालती है। वो एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। इसका असर सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन इन दोनों के इफेक्ट्स को मॉड्यूलेट करने में आता है। पर ज़्यादातर मामलों में ये ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट पेशेंट जो हैं, जिन पर कोई एसएसआरआई दवा काम नहीं कर रही, उन्हीं के लिए अक्सर ये दवा दी जाती है। क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स एसएसआरआई दवा को ही ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। एफिकेसी की बात करें तो इनमें से ज़्यादातर दवाइयाँ जो हैं वो केवल 40 से 50% पेशेंट्स को ही ठीक कर सकती हैं, मतलब करीब आधे पेशेंट्स ही हैं जो इनसे ठीक होते हैं। पर ऑगमेंटेशन थेरेपीज़ लगा दें, थोड़ा एंटीसाइकोटिक, थोड़ा कुछ एंजाइटी की दवा यूज़ कर दें, या फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स या फिर आरटीएमएस का इलाज यूज़ करें, तो ऐसे में बड़ी मात्रा में लोगों को इससे एक अच्छा असर दिया जा सकता है। ओसीडी के लिए आरटीएमएस के इलाज को 2018 में अप्रूवल मिला था एडजंक्ट ट्रीटमेंट के तौर पर।
मतलब मेन ट्रीटमेंट नहीं, दवा के अलावा दिए जाने के लिए इसको अप्रूवल मिला था। और 2025 में एक और कंपनी ने इसको आरटीएमएस के इलाज के लिए अप्रूवल दिलाया है। तो ये तो रहे वो सारे इलाज जिनको कि अप्रूवल मिल चुका है एफडीए के द्वारा। पर जैसा कि मैंने बताया 40-50% पेशेंट्स पर ही ये दवाइयाँ अच्छा असर करेंगी। तो जो बाकी के जो पेशेंट्स हैं उन पर क्यों असर नहीं आता, इसको समझने में डॉक्टर्स लगे पड़े हैं। डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि कुछ दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर टारगेट करके पेशेंट्स को रिलीफ दिया जा सकता है। खासकर कि डॉक्टरों का ज़्यादा फोकस आज के समय में ग्लूटामेट रिसेप्टर्स पर है। ग्लूटामेट जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके लेवल्स को बैलेंस करने पर है। आरटीएमएस का काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है, पर सारे पेशेंट्स या तो आरटीएमएस अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर हर पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दिया नहीं जा सकता। इसीलिए दवाओं की जब बात आती है तो नई दवाएं बननी ज़रूरी हैं, और ऐसी कुछ दवाइयां पिछले कुछ 5-10 साल में बननी शुरू तो हुई हैं, पर इनको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है एफडीए से। वैसे तो आप इंटरनेट पर पढ़ोगे, इधर उधर से आपको सुनने को मिलेगा कि काफ़ी सारी दवाइयां हैं जिन पर रिसर्च चल रहा है ताकि उनको ओसीडी के इलाज के लिए अप्रूवल मिल सके। पर केवल 2 दवाइयां ऐसी हैं, सिर्फ ऐसी 2 दवाइयां हैं जिनको आने वाले 1 से 2 साल के अंदर अप्रूवल मिलने के थोड़े बहुत चांस हैं, जिन पर की जाने वाली रिसर्च इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इन दवाइयों को आने वाले 1 से 2 साल के अंदर अप्रूवल मिल जाए। ये 2 दवाइयां हैं, ट्रोरिलुज़ोल और दूसरी है सिंथेटिक सिलोसाइबिन। ट्रोरिलुज़ोल जो कि बायोहेवन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया है, और सिंथेटिक सिलोसिबिन जिसको कि सेरूविया लाइफ साइंसेज कंपनी ने बनाया है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि ये 2 दवाइयां किस टाइप की हैं, कैसे काम करती हैं और क्या चांस हैं कि इनको अगले 1 से 2 साल के अंदर अप्रूवल मिल जाए ओसीडी के इलाज के लिए। पहले बात करेंगे ट्रोरिलुज़ोल की। जैसा कि बताया, इसको बायोहेवन फार्मास्यूटिकल कंपनी डेवलप कर रही है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ट्रोरिलुज़ोल एक रिलुज़ोल का ही प्रो ड्रग है। ये एक ग्लूटामेट मॉड्यूलेटर है जिसको कि ऑलरेडी एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एएलएस के इलाज के लिए अप्रूवल मिल चुका है। ये ग्लूटामेट का जो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है हमारे ब्रेन में, उसको कम करने का काम करता है। ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हमारे ब्रेन में जो होते हैं न्यूरॉन्स में, उनको इनहिबिट करने का, उनकी एक्टिविटी को रोकने का काम करता है, जिससे कि ग्लूटामेट का जो रीअपटेक है उसको बढ़ावा मिलता है, जिससे कि ग्लूटामेट की जो प्रोडक्शन है न्यूरॉन्स के बीच में वो कम हो जाती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ग्लूटामेट जाता है, बहुत ज़्यादा जाएगा तो ओसीडी के सिम्टम्स आएंगे। तो उस एक्सेसिव, ज़रूरत से ज़्यादा जो ट्रांसमिशन हो रहा है, फ्लो हो रहा है ग्लूटामेट के केमिकल का, उसको रोकने का काम करती है ये ट्रोरिलुज़ोल दवा। ओसीडी के अंदर ये कॉर्टिकोस्ट्राटल थैलेमोकॉर्टिकल जो सीएसटीसी सर्किट है उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी को कम करने में मदद देती है, क्योंकि ये सीएसटीसी की ओवर एक्टिविटी की वजह से ही ओसीडी के सिम्टम्स आते हैं, ऐसा देखा गया है रिसर्च में। तो ये जो दवा है ये बिल्कुल एक नए तरीके से काम करती है। ये सेरोटोनिन के केमिकल को टारगेट ना करके ग्लूटामेट के लेवल्स को टारगेट करती है। ये किस स्टेज पर है अभी अपने डेवलपमेंट के? इसके जो फेज 3 ट्रायल थे वो 2021 में शुरू हुए थे, जिसमें एसएसआरआई दवा के ऊपर एक एडजंक्ट थेरेपी के तौर पर ट्रोरिलुज़ोल को टेस्ट किया जा रहा था। और खासकर कि उन पेशेंट्स में जो कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हैं, ओसीडी के पेशेंट, मतलब जिन पर 1 या 2 या उससे ज़्यादा एसएसआरआई की दवाइयाँ काम नहीं की हैं, उन लोगों पर इसको एडजंक्ट थेरेपी मतलब एसएसआरआई के साथ दी जाने वाली दवा के तौर पर टेस्ट किया जाया था। 2025 के Q2 में, मतलब हाल ही के कुछ 2-4 महीनों में, बायोहेवन ने अनाउंस किया कि जो प्राइमरी एंड पॉइंट है, मतलब जो मेन जो रिजल्ट अचीव करने का टारगेट था, वो इस दवा से नहीं हो पाया। प्राइमरी एंड पॉइंट का मतलब होता है कि पेशेंट को एक क्वेश्चनियर की मदद से, प्रश्नावली की मदद से जांचा जा रहा है कि उसके सिम्टम्स में कितना रिलीफ आया इस दवा की मदद से। तो इसके लिए जो सबसे कॉमनली यूज किए जाने वाला स्केल होता है उसे कहते हैं येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, जिसे शॉर्ट में कहते हैं वाई-बॉक्स। अब वाई-बॉक्स के स्कोर के अंदर अगर बड़ा चेंज आ जाए, काफी ज्यादा पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट आ जाए प्लेसिबो ग्रुप के मुकाबले, तो समझा जाएगा कि ये जो दवा है ये असरदार है। पर इन रिसर्चेज में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में प्लेसिबो के मुकाबले ट्रोरिलुज़ोल जो थी वो ज़्यादा बेहतर दवा साबित नहीं हुई। मतलब प्लेसिबो का मतलब है जहां पेशेंट्स को नकली की दवा दी गई, उन पेशेंट्स में भी उतना ही असर आया जितना कि ट्रोरिलुज़ोल से आया। मतलब ट्रोरिलुज़ोल कोई खास अच्छी दवा नहीं साबित हुई। इस वजह से बायोहेवन ने ओसीडी के ट्रीटमेंट में जो ये पूरा ट्रायल चल रहे थे उसको बंद कर दिया, और उन्होंने अपना जो सारा फोकस है अब वो स्पाइनोसेरेबेलर एटेक्सिया की तरफ कर दिया है। मतलब एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, उसकी तरफ अब वो दवाइयां डेवलप करने में लगे हैं। अब इस दवा को वो ओसीडी में टेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब फेज 2 के टाइम पर तो काफी सारा प्रॉमिस देखा गया था ट्रोरिलुज़ोल से,
क्योंकि वाइबॉक्स के स्कोर्स में 25% तक की रिडक्शन हुई थी उन लोगों में जिनको कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट ओसीडी है। तो लगा था कि हाँ, ये शायद अच्छा असर ला सकती है अगर और बड़े सारे पेशेंट्स में इसको इलाज के तौर पर दिया जाए। पर जब फेज 3 ट्रायल्स किए गए और ऐसा लग रहा था कि शायद 2025 में इस दवा को अप्रूवल मिल जाएगा अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो इस दावे में, इस अटेम्प्ट में जो रिसर्चर्स थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए। इस वजह से इस दवा का ट्रायल बंद कर दिया गया और अब इस दवा को अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। ये अकेली ऐसी दवा थी पिछले 3-5 साल में जिस पर रिसर्च हो रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस देखे जा रहे थे, क्योंकि ये ग्लूटामेट के लेवल को टारगेट करने वाली अब तक की पहली दवा थी जो ओसीडी के मामले में बन रही थी। अब ये दवा तो बेकार हो गई, तो इसलिए अब डॉक्टर्स जो है वो किसी और केमिकल की तरफ जाएंगे, ग्लूटामेट के ऊपर काम करने वाली किसी और दवा को सर्च करेंगे और वो कोई दूसरी कंपनी के डॉक्टर्स करेंगे। साइड इफेक्ट्स क्या हैं इस दवा के? हेडेक, नोजिया नॉर्मल से साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते पेशेंट्स को, टॉलरेट हो जाते हैं। तो अगर हम देखें तो इसकी जो लाइक्लीहुड है, चांस हैं इसके अप्रूवल होने के, वो बहुत लो हैं। मतलब बेसिकली अभी इसमें कोई रिसर्च नहीं हो रहा इस दवा के ऊपर अब, मतलब ओसीडी के मामले में। इसलिए इस दवा से तो अब खासे उम्मीदें नहीं हैं। ये दवा मैंने क्यों इंक्लूड की यहाँ पर जब इस पर कोई रिसर्च नहीं हो रहा? सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि किन दवाओं को अप्रूवल मिल रहा है वो तो समझ में आता है, जानना ज़रूरी है, पर डॉक्टर्स क्यों फेल हो रहे हैं, किस तरह से फेल हो रहे हैं, क्यों इतना मुश्किल हो रहा है ओसीडी के इलाज के लिए दवाइयाँ बनाना, ये मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। और इस ट्रायल के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ था, बावजूद इसके ये दवा अच्छा असर नहीं ला पाई। अब जो दूसरे जो ग्लूटामेट लेवल को टारगेट करने वाली दवाइयां हैं उन पर छोटा मोटा रिसर्च चल तो रहा है, पर वो बहुत ही शुरुआती स्टेजेस में है और अभी कोई चांस नहीं है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर उनको अप्रूवल मिलेगा। उनका फेज 2, फेज 3 ट्रायल होगा 2027, 2028 तक, 2029-30 तक जाकर शायद उनको अप्रूवल मिल पाएगा। और वो भी तब जब उनके अंदर अच्छे रिजल्ट्स आए, फेज 3 के अंदर ज़्यादा बेहतर असर आए उन दवाओं का प्लेसिबो ग्रुप के मुकाबले। पर अभी के हालात से तो ऐसा लग नहीं रहा। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जो डॉक्टर्स ट्रायल करेंगे वो सीख लेंगे, समझ लेंगे कि भाई ट्रोरिलुज़ोल के ट्रायल में क्या गड़बड़ी हुई थी, ताकि वो उस गलती को सुधार कर एक नए तरीके से अपने रिसर्च डिज़ाइन बनाएं और नए तरीके से दवाइयाँ बनाकर पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट करें। तो इसलिए अभी इस पूरी प्रक्रिया में 1-2 साल का टाइम और लगेगा जब कुछ अच्छे ट्रायल्स शुरू किए जाएंगे रिसर्चर्स द्वारा। अब बताऊंगा दूसरी दवा के बारे में जो है सिंथेटिक सिलोसाइबिन, SYNP-101 ऐसा उसका नाम है। ये दवा सिलोसाइबिन साइकेडेलिक दवा का एक सिंथेटिक फॉर्म है। ये 5-HT2A रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है। ये ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है और जो भी रिजिड थॉट पैटर्न्स हैं जो कि ओसीडी पेशेंट्स में बहुत कॉमन है उनको तोड़ने का काम करता है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ा देता है, सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और हमारे ब्रेन में जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है जो कि ओवर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको भी ये टारगेट करता है और उस नेटवर्क के अंदर भी ये सेरोटोनिन के लेवल्स को मॉड्यूलेट करके बदलाव लाता है। और ये जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है ये ओसीडी की जो रिपीटेटिव नेगेटिव ऑब्सेसिव थॉट्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक सिंगल डोज से भी पेशेंट के अंदर बहुत बड़ा और बहुत जल्दी बदलाव आ सकता है और ऐसा रिलीफ आता है जो कि टिका रहता है, लंबे टाइम तक बना रहता है। मतलब जो दूसरी दवाइयाँ होती हैं जो कि साइकेडेलिक वाली नहीं होती, उन दवाओं को तो रेगुलर लेना पड़ता है, जबकि ये एक ऐसी दवा है जो एक डोज में भी इतना बड़ा असर ला सकती है कि पेशेंट को कई हफ्तों से कई महीनों तक कोई दूसरी दवा शायद लेनी ही ना पड़े। ये ब्रेन के जो न्यूरल सर्किट होते हैं उनको रीसेट कर सकती है, बिल्कुल फ्रेश बना सकती है, दिमाग के काम करने का ढंग को, पूरा उसका ढांचा बदल सकती है। न्यूरल कनेक्शंस दोबारा से रीवायर हो जाते हैं इस दवा की मदद से। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का काम ये दवा काफ़ी अच्छे से करती है। किस डेवलपमेंटल स्टेज पर है? फेज 2 ट्रायल 2022 के सेकेंड हाफ में शुरू हुआ था। 30 पेशेंट्स पर किया गया था, डबल ब्लाइंड कंट्रोल था। इसको सेरोविया लाइफ साइंसेज ने शुरू किया था, येल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया था और लेट 2025 में, मतलब नवंबर-दिसंबर 2025 में चांस है कि इसका जो फेज 2 ट्रायल है वो कंप्लीट हो जाए। मतलब करीब करीब 3 साल का समय लग जाएगा इस ट्रायल को पूरा होने में। अगर ये फेज 2 ट्रायल सक्सेसफुल हुआ तो फेज 3 के ट्रायल के लिए एक क्लियरेंस मिल जाएगी और उसके बाद शायद 2026 के अंत तक या 2027 के मिड तक इस ट्रायल को पूरा किया जा सकेगा और उसके बाद इस दवा के अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है। पर इस प्रोसेस में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। जैसे फेज 2 में 3 साल लग गए, हो सकता है फेज 3 में भी 2 से 3 साल लग जाएं। तो ऐसे में तो शायद इसको 2028 या 2029 में ही अप्रूवल मिल पाएगा। एविडेंस क्या है ओसीडी के मामले में इसका?
येल यूनिवर्सिटी में एक ओपन लेबल पायलट स्टडी हुई 2021 में, जिसमें देखा गया कि सिलोसाइबिन के सिंगल डोज से 40 से 50% जो स्कोर थे वाई बॉक्स के वो कम हो गए और ये असर कई हफ्तों तक बना रहा। 12 हफ्तों तक पेशेंट्स के अंदर ये असर बना रहा, मतलब 3 महीने तक। कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं थे, सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं थे। पेशेंट्स ने डोजिंग के टाइम पर थोड़ा बहुत एंजाइटी रिपोर्ट किया, पर कुछ ज़्यादा इसके बुरे असर नहीं आए, मतलब इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने में आए हैं। क्योंकि ये सिंथेटिक फॉर्म है सिलोसाइबिन का, इसलिए जो लोग इसको अब्यूज़ करते हैं उनके मुकाबले ये काफ़ी सेफ तरीके से ड्रग दिया जाता है पेशेंट्स को। फेज़ 2 ट्रायल की अगर एक बार फाइंडिंग्स कंफर्म हो जाती है, जो कि एक कंट्रोल सेटिंग में की जा रही है, और अगर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, तो ये एक ब्रेक थ्रू थेरेपी का डेजिग्नेशन ले सकती है एफडीए द्वारा। ब्रेक थ्रू थेरेपी वो होती है एक ऐसा इलाज जो कि बिल्कुल नया है, एक नए मैकेनिज्म, एक नए सिद्धांत पर आधारित है, और ये एक ऐसा इलाज होता है जो कि किसी बीमारी के इलाज करने के ढंग को पूरी तरह से बदल सकता है, एक नई दिशा में इलाज को ले जा सकता है। तो ब्रेक थ्रू थेरेपी का इसको दर्जा मिल सकता है अगर ये फेज़ 2 ट्रायल सक्सेसफुल हो गया। ये जो सिलोसाइबिन जैसे जो साइकेडेलिक्स होते हैं, फिलहाल के कुछ सालों में इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। बहुत सारी दूसरी मानसिक बीमारियां हैं जैसे कि डिप्रेशन या पीटीएसडी, इन पर इस तरह के साइकेडेलिक्स के असर देखे जा रहे हैं। पर क्योंकि ये साइकेडेलिक दवाइयां हैं, इनसे बहुत ज़्यादा सीवियर इंटेंस मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं पेशेंट्स को, इसलिए इनको काफ़ी कंट्रोल सेटिंग में ट्रायल किया जाता है। इनके असर को बहुत बारीकी से देखा जांचा जाता है, और इनको कंट्रोल सेटिंग में करके ही एक सिंथेटिक वे में, एक बड़े ही रिफाइंड तरीके से जब इनको डेवलप किया जाता है दवाओं को, तभी इन पर अच्छे रिजल्ट्स देखने की उम्मीद डॉक्टर्स करते हैं। और यही वजह है कि क्यों इन पर बहुत जल्दी बहुत बड़े ट्रायल नहीं किए जाते। बहुत सारा रेगुलेशन चाहिए होता है, बहुत सारे स्टेप्स में इसके अप्रूवल को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर इन डॉक्टर्स को ये इजाज़त मिलती है कि ये इस तरह की दवा पर कोई ट्रायल करें। क्या चांस है कि अगले साल तक इसको अप्रूवल मिलेगा? जैसा कि बताया कि फेज़ 2 ट्रायल के जो रिजल्ट्स हैं वो तो पेंडिंग है, और इस दवा को अप्रूवल के लिए जब इसकी एप्लीकेशन भेजी जाएगी, जिसे एनडीए कहते हैं, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, भेजने के लायक इसको बनाने के लिए कम से कम 2 क्लिनिकल ट्रायल्स चाहिए जो कि सक्सेसफुल ट्रायल्स हों। एक में तो दवा के असर पर ही केवल रिजल्ट्स देखे जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये जो अभी फेज़ 2 ट्रायल है ये केवल 30 पेशेंट्स पर हो रहा है। आने वाले समय में फेज़ 3 का एक ट्रायल होगा जिसमें करीब 150, 200 या शायद 300, 400 पेशेंट्स पर किया जाएगा रिसर्च। फिर उसमें प्लेसिबो का एक ग्रुप होगा, डबल ब्लाइंड कंट्रोल्ड होगा, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होगा। उसके साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रखा जाएगा कि किस टाइप के पेशेंट्स को देना है, किस टाइप के पेशेंट्स को नहीं देना, इसका प्रॉपर एक क्राइटेरिया होगा। कुछ पेशेंट्स को काट छांट के, जिनके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशंस ना हो, ऐसे पेशेंट्स को चुना जाएगा। तो ये पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है पेशेंट्स का, ये बहुत स्लो होता है, क्योंकि हर पेशेंट ज़रूरी नहीं कि इनके जो रिसर्च का क्राइटेरिया है उसको मीट करें। फिर एक बार जब प्लेसिबो के ग्रुप से कंपैरिजन हो जाएगा, फिर चांस है कि इसको किसी दूसरी दवा के कंपैरिजन में टेस्ट किया जाएगा। देखा जाएगा कि अच्छा, अगर हम कोई एसएसआरआई दवा देते हैं तो उसके मुकाबले इसके असर कितने अच्छे हैं। मान लीजिए 3 महीने तक एसएसआरआई दवा दी गई और 3 महीने में केवल एक सिंगल डोज सिलोसिबिन का दिया। 3 महीने के बाद जांचा जाएगा कि जो एसएसआरआई दवा थी उसका कितना असर आया, उससे वाई बॉक्स के स्कोर कितने कम हुए और सिलोसाइबिन से कितने स्कोर्स कम हुए, और क्या वो अगर स्कोर्स जो कम हुए क्या वो बने रहे। फिर उनको कंपेयर किया जाएगा, तो अगर ऐसा पाया जाएगा कि सिलोसाइबिन का जो रिजल्ट है वो एसएसआरआई दवा से काफ़ी बेहतर है, तो ही इसको अप्रूवल मिलने का चांस पूरी तरह से कंफर्म होगा। तब इसकी एप्लीकेशन दी जाएगी, और तब एप्लीकेशन देने के बाद इसके अप्रूवल के चांस बनेंगे। तो मतलब इसमें अभी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और 2 से 3 साल तो इस थर्ड फेज के ट्रायल में लग सकते हैं। इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं उनको पेशेंट्स को घर पे लेने के लिए प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, इसको डॉक्टर की प्रेजेंस में ही देना पड़ता है। तो इसके लिए जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल के अंदर वो नए तरीके से बनाना पड़ता है। पूरी टीम होनी चाहिए जो ट्रेंड हो। पेशेंट के अंदर अगर किसी तरह का बुरा असर आ गया तो कैसे कंट्रोल करना है, इसमें साइकोथेरेपी भी दी जा सकती है साथ साथ। काफ़ी सारी पेचीदगियां ध्यान में रखकर इस दवा को दिया जाता है, इसीलिए इसके अप्रूवल में ज़्यादा समय लगता है। इसको आम रोज़मर्रा की क्लिनिकल सेटिंग में डॉक्टर्स नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। तो फिलहाल अगर देखें 2026 में तो अप्रूवल मिलना मुश्किल है, पर हाँ, अगर ये 2025 के एंड तक इसके अगर अच्छे रिजल्ट्स आ गए फेज़ 2 ट्रायल के, तो समझ लो रास्ता खुल गया। तब तो ये दवा को करीब करीब पक्का चांस हो जाएगा कि इसको आने वाले 2 से 3 साल में अप्रूवल मिलेगा।
तो ये दोनों दवाइयाँ जिनके बारे में मैंने बात की, ट्रोरिलुज़ोल और सिंथेटिक सिलोसाइबिन, इन दोनों में से सिलोसाइबिन को अप्रूवल मिलने के चांस ज़्यादा हैं, हालांकि अगले साल तक नहीं मिलेंगे। और दूसरे कुछ जो दवाइयाँ बन रही हैं ग्लूटामेट के या कुछ दूसरे रिसेप्टर्स को टारगेट करने वाली, वो अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पर हैं। ना के बराबर चांस हैं कि उनको आने वाले 2 या 3 साल में कोई अप्रूवल मिलेगा। हो सकता है कि 5 साल तक कोई बड़ा ट्रायल उन पर ना हो। तो कह सकते हैं कि आने वाले 2-4 साल में कोई नई दवा ओसीडी के लिए नहीं आने वाली। 2029-30 तक कुछ चांस बनेंगे कि लोगों के लिए ओसीडी की एक बिल्कुल नया दवा अवेलेबल हो पाएगी मार्केट में। और इंडिया में आने में तो और कई साल लग जाएंगे। अगर अमेरिका में इसको अप्रूवल मिलता है 2028 में, मान लेते हैं सिलोसाइबिन को अप्रूवल मिल जाए, इंडिया में आने में 2030, 32, 33 का टाइम लग जाएगा और 8-9 साल का टाइम है उसमें। तो ये बहुत लंबा समय है जब तक पेशेंट्स को रुकना पड़ेगा। इसीलिए सबसे बेस्ट, सबसे इफेक्टिव, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाने वाला इलाज ERP, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, उसी से उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, उसी इलाज पर डिपेंड किया जा सकता है और उसी इलाज के लिए लोगों को अप्रोच करना चाहिए। अगर ऐसे सारी दवाइयाँ काम नहीं कर रही, अगर ये जो आज की जो दवाइयाँ हैं फ्लुओक्सिटिन, फ्लुओक्सामीन, पैरोक्सिटिन, सर्ट्रिलिन, ये काम नहीं कर रही, तो पेशेंट्स को साइकोथेरेपी से ही इलाज लेना चाहिए। वही इस ओसीडी का सबसे बेस्ट, सबसे असरदार और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स लाने वाला एक इलाज है। और सबसे अच्छी चीज़ नॉन मेडिकल इलाज है। दवा भी नहीं लेनी पड़ेगी, दवा के साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं आएंगे। या फिर कुछ पेशेंट्स के लिए आरटीएमएस दिया जाना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, पर ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, थोड़े से ही पेशेंट्स आरटीएमएस का इलाज ले सकते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी कि कौन सी दवाइयाँ अभी एफडीए अप्रूव कर सकता है, कौन सी दवाइयाँ अप्रूव कर दी जा चुकी हैं। उम्मीद बहुत कम है, चांस बहुत कम है आने वाले समय में आपको कोई नई दवा देखने को मिलेगी, पर लंबा समय रुकना पड़ेगा। हो सकता है ये सिंगल डोज वाली दवा जो आपके ब्रेन को जड़ से बिल्कुल बदल दे, नए तरीके का आपका दिमाग बना दे, आने वाले 7, 8 या 10 साल में ये दवा मिल जाती है तो कोई बड़ा चांस है कि पेशेंट्स को सालों पुराने ओसीडी से एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है। और जो काम, जो असर आज की दवाइयाँ या शायद साइकोथेरेपी भी नहीं ला सकती, वो शायद ये सिलोसाइबिन की दवा ले आए असर, पर इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो इस तरह की और वीडियोस आगे आने वाले समय में बनाता रहूँगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।